तो हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये है अपना फिजिको कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने जाना चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरी क्लास में हम जान चुके हैं किसके बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन के बारे में। आज बारी है, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कूलॉम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास के बाद आप कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, पूरी तरीके से आपको क्लियर हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं अपना कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। ठीक है जी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। तो इन्हीं के नाम पर ये लॉ है, कूलॉम्स लॉ। क्लियर? अच्छा, ये लॉ बताता क्या है? ये कूलॉम्स लॉ बताता क्या है? तो ये हमें बताता है कि जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब बातें इन्होंने बताई। तो ये क्या बताते हैं? ये बताता है हाउ टू चार्जेस interact with each other। कैसे दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वो हमें बताता है कौन? कूलॉम्स लॉ। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो चार्ज होते हैं कि भाई मान लो एक चार्ज है हमारे पास Q1 एंड ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अभी के लिए मैं इन दोनों को लाइक चार्जेस मान ले रहा हूँ, मैंने पॉजिटिव चार्ज ही लिए हैं। डिपेंडिंग अपॉन दियर नेचर फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ये आपको मालूम है। क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं दोनों Q1 Q2, तो ये वन चार्ज क्या करेगा, इस टू को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स? मैं लिख देता हूँ इसको F21। F21 मीन्स फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ये वन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। तो इधर की तरफ ये जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज F21। F21 इज फोर्स ऑन दिस चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसी तरीके से जो चार्ज Q2 है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो ये इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल कर रहा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, इसको लिख लेता हूँ मैं F12। F12 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। 1 पर 2 की वजह से फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, 2 पर 1 की वजह से फोर्स टुवर्ड्स राइट, और इनके बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं कितना? इनके बीच का सेपरेशन लेट से कितना है? R। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, ये F21 है या F12 है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। ये जो F12 है या फिर ये जो F21 है, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। डायरेक्शन कैसे होगी? एक दूसरे का अपोजिट। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये होगा कितना, कितना फोर्स ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो इन्होंने यही बताया था। इन्होंने क्या बोला? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन two charges, between two charges in vacuum, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस बोल देते हैं या फिर इन एयर बोल देते हैं। इन एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस इज, सबसे पहली बात किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the, is directly proportional to the product of magnitude of charges। दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम F प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये दो बार लगा देंगे Q1 Q2। मतलब अगर नेगेटिव भी होगा चार्ज तब भी हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने बताया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली
proportional to the square of separation between charges। उनके बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये फोर्स बन जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो मैं दो डंडे लगा रहा हूँ इनका मतलब है कि मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तब भी वैल्यू में पॉजिटिव पुट करूँ और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही वैल्यू ली जाएगी। यहाँ पर हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे। तो फोर्स क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो ये F12 है ये भी F ही होगा और जो F21 है ये भी F होगा। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। इस K को बोलते हैं हम, इस K को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। एक किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो K का वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए K का वैल्यू क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है साहब, तो ये जो है कुलॉम साहब ने अपना लॉ दे दिया। बट ये लॉ आया कैसे, है ना, ये इस कंक्लूजन पर अगर पहुँचे, अगर कुलॉम साहब इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, मतलब फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंक्लूजन आया कैसे, ऐसा तो नहीं उठाया और बोल दिया, है ना। तो उसके पीछे उन्होंने क्या करे, उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करा और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ ऑब्जर्व करी, फिर उसके हिसाब से उन्होंने जो है ये हमें एक्सप्रेशन दिया। तो उन्होंने करा क्या था, एक चीज़ आपने सुनी होगी टॉर्जनल बैलेंस। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्जनल बैलेंस। इन्होंने इसका यूज़ किया था, टॉर्जनल बैलेंस। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, टू मेजर फोर्स। टू मेजर फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्जनल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है टॉर्जनल बैलेंस में, तो टॉर्जनल बैलेंस में क्या होता है भाई कि एक ये वायर होता है, एक क्या होता है, एक ये वायर होता है। इस वायर से यहाँ पर क्या लगी है कि रॉड लगी होती है, बहुत लाइट वेट की रॉड होती है। ठीक है जी, इस रॉड के दोनों एंड पर हम स्फेरिकल बॉल लगा देते हैं। इस रॉड के दोनों एंड पर हमने स्फेरिकल बॉल लगा दे, किस लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। अभी सुनते रहो, है ना। एक बॉल ये मैं 1 बोल देता हूँ, दूसरा मैं 2 बोल देता हूँ। इसका मास लेट से m है, इसका भी हमने m रखा, क्यों, क्योंकि हमें इसको रॉड को बैलेंस रखना है। उसके अलावा दोनों अभी न्यूट्रल हैं, बट क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्फीयर को चार्ज कर लेंगे, चाहे 1 को चाहे 2 को। तो मैंने क्या करा, मैंने इस 2 को चार्ज करा किसी भी तरीके से और इस पर चार्ज Q आ गया, या Q2 2Q मान लेते हैं, वो सही रहेगा थोड़ा। कितना चार्ज आया, 2Q चार्ज आया, है ना। दो, ये टॉर्जनल बैलेंस है, जहाँ पर ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, एक वायर है, ये एक रॉड है, ये 2 स्फीयर हैं, सेम मासेस के हैं। ये न्यूट्रल है, जो स्फीयर 1 है ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये चार्ज्ड है, जो स्फीयर 2 है ये चार्ज स्फीयर है। इसको किसी भी तरीके से चार्ज किया गया होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग से आप समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज आया वो 2Q चार्ज है। अब इस समय तक क्या था, अभी तक जो है किसी भी तरीके कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो कि किसी बॉडी के चार्ज को मेज़र करके बता सके, है ना। तो अब यहाँ पर जब फोर्स निकालने, तो अब कैसे पता करेंगे कि चार्जेस कितना कितना है, कैसे फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने सिंपल रखा कि भाई साहब एक बॉडी में चार्ज बॉडी ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, एक चार्ज बॉडी मैंने ले लिया 2। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक और स्फीयर लिया अलग से, है ना। उन्होंने यहाँ पर एक और ये तीसरा स्फीयर लिया, ध्यान से समझना, ये एक थर्ड स्फीयर लिया जो कि आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस का। अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होगा, जो हम ये थर्ड चार्ज ले रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है।
ये जो स्फीयर वन है इसका तो कोई रोल है ही नहीं, अब इसका तो रोल खत्म हो गया, इसका काम था सिर्फ इसको बैलेंस करना कि रॉड बैलेंस रहे, तो इसका तो काम खत्म है। अब जो भी काम हो रहा है यहाँ से हो रहा है और थर्ड वाले चार से हो रहा है, थर्ड वाली बॉडी से हो रहा है। तो ये हमने एक और स्फीयर लिया जो कि क्या आइडेंटिकल टू दिस स्फीयर टू है, मतलब ये सेम रेडियस का है। और ये कैसा है अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, अभी इन्होंने ये न्यूट्रल लिया, आइडेंटिकल स्फीयर आइडेंटिकल टू स्फीयर टू लिया। अब इसका रेडियस सेम है, अभी ये न्यूट्रल है, हम इसको टच करें। अब टच कराने पर आपको याद आ गया कंडक्शन होता है, तो ये जो टोटल चार्ज होगा इन दोनों स्फीयर का वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये उन्होंने लॉजिक लगा। तो भाई यहाँ पर जब ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो स्फीयर 2 है और स्फीयर 1 है ना, इनके बीच का डिस्टेंस हम फिक्स रख रहे हैं, बीच का डिस्टेंस ले लो लेट्स से कितना है r है ना, हमने इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, r को फिक्स कर लिया। अब जब हमने टच कराया, टच कराने के बाद क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस स्फीयर 2 पर कितना चार्ज रह जाएगा q, और इस पर भी चार्ज कितना आ जाएगा q। तो चार्ज स्फीयर 2 पर q हो गया, स्फीयर 3 पर भी q हो गया। अब देखो ये डिस्टेंस हम फिक्स रखते हैं, इनमें टच कराया, दो स्फीयर थे 2 और 3, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, टच कराया, कंडक्शन की वजह से 3 पर चार्ज आया, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने इसको जब अलग किया तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, अब वो कुछ फोर्स तुमने मान लिया लेट से F है। अब उन्हें ये पता चल गया कि इनिशियली जो भी चार्ज था वो बराबर होगा इन पर, ये मैंने Q मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इन पर कितना हो गया, इनके बीच का जो फोर्स हो गया वो F हो गया। अब उन्होंने क्या करा, अब इस 3 को हटा दिया उन्होंने यहाँ से, वो एक और स्फीयर लिया, लेट्स से ये स्फीयर हो गया 4। अब अगेन ये न्यूट्रल है, फिर से इसको टच कराया, फिर से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, Q है तो अब कितना हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2। तो अब दूसरी कंडीशन, जब मैं स्फीयर 2 और 4 ले रहा हूँ, एक और आइडेंटिकल स्फीयर लाया, चार्ज हो गया Q2, यहाँ पर भी चार्ज हो गया Q2, उन्होंने फोर्स कैलकुलेट करा तो फोर्स आया यहाँ पर पहले के मुकाबले F/4 हो गया, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या करा, अब इस फोर्थ को भी हटा दिया, फिर एक और फिफ्थ स्फीयर लाए, उसको फिर से कांटेक्ट कराया, फिर से कांटेक्ट कराने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, फिर से आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस पर भी Q/4 और इस पर भी Q/4, फिर से सेम डिस्टेंस पर लेगा, फिर से उन्होंने फोर्स देखा, तो उन्होंने जब फोर्स देखा कि जब ये चार्ज फिर से आधा हुआ है, तो अब जो फोर्स हो गया वो 1/16 हो गया इनिशियल फोर्स। मतलब उन्होंने देखा कि जो फोर्स है, अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स रख रहा हूँ तो जो फोर्स है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चल रहा है। तो उन्होंने पहला कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल दिया। उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स रखी थी और इस तरीके से वो चार्ज को हाफ करते चले गए, उसके बाद फिर और हाफ करा तो Q/8 हो गया, एक और न्यूट्रल स्फीयर लाकर, तो इस बार फोर्स हो गया F/64। तो क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो इनके चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात उन्होंने यहाँ से कंक्लूड कर दी, ठीक है जी। ये कब, जब उन्होंने डिस्टेंस फिक्स रखा। अब क्या करें, अब वो चार्ज को फिक्स रखा। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब कि देखा कि डिस्टेंस का भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, तो उन्होंने चार्ज फिक्स कर लिए। जो हमने इनिशियली स्फीयर लिया था 3, टच कराया था, चार्ज हो गया था Q, इस पर भी Q। अब ये जो डिस्टेंस है R, हम इसको वेरी करा रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है R, अब इसको वेरी हम करा रहे हैं, इनको हमने फिक्स कर लिया। तो अब जब देखा हमने शुरू में कि डिस्टेंस R है, चार्ज Q है, तो फोर्स था F, ठीक है। फिर चार्ज तो अब ये फिक्स चल रहे हैं, डिस्टेंस अब ये थर्ड वाले स्फीयर को थोड़ा दूर ले गए। कितना दूर ले गए कि यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 2R। जब ये डिस्टेंस 2R हो गया तो उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स है ये कम हो जाता है, और फोर्स अब कितना हो गया है, जब डिस्टेंस R/2 हो गया है तो फोर्स हो जाता है F/4। फिर उन्होंने और देखा, और क्या देखा, फिर और दूर ले गए, उन्होंने 3 गुना कर लिया डिस्टेंस, 3R डिस्टेंस पर ले गए, सॉरी यहाँ पर 2R। जब वो 3R डिस्टेंस पर ले गए तो फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स हो जाता है F/9। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, फोर्स उसके स्क्वायर में कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। ये आया कैसे, ये आया भाई, ये जो यहाँ पर वर्ड है ना टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्ट। टॉर्जन का मतलब क्या है, ट्विस्ट।
अब क्या करोगे, जब तुम चार्ज बॉडी को यहाँ रखोगे तो रॉड क्या करेगी, रॉड घूमेगी, रॉड घूमेगी तो ये जो वायर है इसमें ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट एंगल पता करते हैं, उस एंगल से टॉर्क आता है, एंड देन टॉर्क से हम क्या पता कर लेते हैं, फोर्स पता कर लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये रिलेशन इस टॉर्जनल बैलेंस का इस्तेमाल करके बताया था। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे देखो, आगे हमने फोर्स क्या बना लिया, फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया अपना वो आ गया K Q1 Q2 इनके मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बन गया फोर्स का। फोर्स बिटवीन टू चार्ज, लाइक चार्ज है रिपेल करेंगे, अनलाइक है अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको पता चल गया। इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स वो रहेंगे। ठीक है जी, K का वैल्यू आपको पता चलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है जी, ये जो K का वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, या फ्री स्पेस के लिए है, या एयर के लिए है। इसके अलावा ये जो K है, इस K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, जहाँ पर ये जो ε0 है ये होता है परमिटिविटी। ये क्या होता है, ये होता है मेरे बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी जानेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी भी जानेंगे, बट यहाँ पर ε0 का क्या मतलब, ε0 का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। इस ε0 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, ये ε0 का वैल्यू है। ε0 मतलब परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला को, ये जो हमने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर बात। तो भाई अब आगे देखो, ये ε0 का यूनिट वगैरह भी देख लो। यूनिट तो हमने देख लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ε0। कभी एग्जाम वगैरह में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूला कि भाई ये क्या लिखा है, कूलॉम्ब स्क्वायर। कूलॉम्ब का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, AT बताया था, है ना, सबसे पहली क्लास में, कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो IT से आता है, Q = IT से AT। ठीक है, इसका स्क्वायर। N मतलब न्यूटन, न्यूटन का हो गया ml T-2, एंड देन मीटर, मीटर की जगह लिखेंगे हम L इसकी पावर 2। अब देखो m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1। ठीक है, L यहाँ पर 1 पावर है, ये 2 पावर ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है, तो m-1 L-3, ये T-2 है, ऊपर T की पावर 2 है, कितना हो जाएगी, T⁴, और यहाँ पर A की पावर कितना हो गया, A की पावर हो गया। तो ये अपना डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अरे परमिटिविटी का मतलब क्या है, पहली बात तो ये भी समझ ही लो हाथों हाथ कि भाई परमिटिविटी का मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या। एक चीज़ समझो, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे तो अगली क्लास में, पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पर ये चार्ज है Q1, ठीक है जी, अब ये दूसरा चार्ज था Q2, अब ये जो Q1 है ये Q2 पर कुछ फोर्स लगा रहा है, ये जो Q1 है ये Q2 पर फोर्स लगा रहा है, इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट अब ये फोर्स लगा कैसे रहा, ये फोर्स लगा कैसे रहा, ये इंटरेक्ट कर कैसा रहा यहाँ पर, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इसके पास मौजूद है, ये कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ इसके पास हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ इसके पास हैं जो कि यहाँ तक जा रही है और Q2 को रिपेल कर रही है। वो जादुई शक्ति यहाँ से निकलती है और जाती है और इस Q2 चार्ज को क्या करती है, उधर की तरफ धकेलती है, रिपल्सिव फोर्स लगाती है। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है, नाम से पता चला, परमिट कर, परमिटिविटी मतलब परमिट करना, अलाउ करना। तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि जो वैक्यूम है वो कितना आसानी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है कहाँ तक पहुँचने के लिए, Q2 तक पहुँचने के लिए, परमिट कर रहा है कहाँ तक पहुँचने के लिए, Q2 तक पहुँचने के लिए। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
tells us how easily it allow to electric field to interact with चार्ज, कि कितने इजीली ये किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। वो जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, वही क्या कहला रही है, उसकी परमिटिविटी कहला रही है। यहाँ पर वैक्यूम है यानी फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू जितना कम होगा, ये वैल्यू जितना कम होगा, वो मीडियम उतना इजीली क्या करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने के लिए। तो ये जो वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू है, इससे कम हो ही नहीं सकती वैल्यू, है ना। ये किसकी वैल्यू है, वैक्यूम की वैल्यू, ये सबसे कम वैल्यू है। किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस कर देने, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जाओ 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 वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगाओ, अट्रैक्शन फोर्स लगाओ, जैसा भी लगाना है लगाओ। तो ये क्या है, ये वैल्यू जितना कम होगा, ये वैल्यू जितना कम होगा, वो उतना ज्यादा इजीली अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो फोर्स लगाएगा। तो ये वैल्यू जितना कम होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जितना कम होगा, यहाँ पर क्या है, ये तो फ्री स्पेस के लिए हम बात करें, किसी मीडियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी जितनी क्या होगी, मीडियम की जो परमिटिविटी जितनी कम होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अंदर से पास होने के लिए। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर रहा है अपने अंदर से पास होने के लिए, ताकि वो दूसरे चार्ज के साथ जाकर इंटरेक्ट कर सके। क्लियर है बात। तो ये होता है अपना क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो जैसे देखा हमने कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, अब ऐसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो सकता है ना। क्या हो सकता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब समझिए कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इट अलाउज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन चार्ज टू इंटरेक्ट विद द अदर चार्ज। उसको ही क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। इसको किससे लिख देते हैं, इसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन से। इस एप्सिलॉन का वैल्यू, इस एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका वैल्यू जितना कम होगा मीडियम के लिए, फोर्स कंपैरेटिवली उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर ये किसके लिए लिखा है फोर्स, ये हम लिख रहे हैं वैक्यूम में, है ना, कि भाई जब हम दो चार्ज ले रहे हैं तो दो चार्ज कहाँ रखें, वैक्यूम में रखें, फ्री स्पेस में रखें, एयर में रखें। तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बट अगर मैं फोर्स लिखता हूँ इन एनी मीडियम, अगर मैं फोर्स लिखता हूँ इन मीडियम, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको रब करके, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एनी मीडियम। अगर मैं किसी मीडियम में चार्जेस को रख रहा हूं और तब फोर्स देख रहा हूं, तब फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होगा, वो होगा 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। क्लियर है जी। अब देखो, अब समझो यहाँ पर, यहाँ पर ये एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो अगर एप्सिलॉन का वैल्यू ज़्यादा है, जितना ज़्यादा ये एप्सिलॉन का वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा ये एप्सिलॉन का वैल्यू होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा। और एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने के लिए। जितना कम इस परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी, वो उतना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देगा। तो इसलिए मैंने लिखा एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा, फोर्स उतना कम। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। तो मीडियम के अंदर चार्जेस के बीच में फोर्स कम हो रहा है। या फिर इस चीज़ को ऐसे भी याद रखो, मैंने बताया परमिटिविटी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, उतना रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से जाने के लिए। और परमिटिविटी का वैल्यू जितना कम होगा, उतना इजीली वो क्या करेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा। तो परमिटिविटी जितना ज़्यादा, फोर्स क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा मीडियम के अंदर जब हम चार्जेस को रखते हैं। क्लियर है बात।
अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, लेट्स से ये इक्वेशन 1 हो गया अपने, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये है फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, ये है फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। जब मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 2 से, तब देखो क्या होगा, तब होगा लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम इक्वल्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बाय आर। ठीक है जी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाता है, तो फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो रेशियो बना, ये जो यहाँ पर रेशियो बन रहा है, इसी को लिख देते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको याद रखना, के में डिफरेंस याद रखना, या फिर इसको ऐसे बना लो कैपिटल के। ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं के को, या फिर ये जो एप्सिलॉन नॉट है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है कि भाई फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन आर, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल देते हैं। इज दैट क्लियर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन चार्जेस in vacuum and force between the same charges placed at the same distance in the medium। जब सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखा जाता है तो कितना फोर्स लग रहा है, और वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है, उनका जो रेशियो बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या रिलेटिव परमिटिविटी का कोई वैल्यू होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं, इस रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं। क्लियर है बात। अब जैसे यहाँ पर हम क्या लिख रखे हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of medium, permittivity of medium, and epsilon naught is permittivity of free space, permittivity of free space। या फिर कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ वी बाय एफ, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इसको अगर डिफाइन करना चाहे फोर्स के टर्म में डिफाइन कर दें, कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन द वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस व्हेन दे आर इन एनी मीडियम। तो वो जो रेशियो बनता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एनी मीडियम, तो क्या हो जाएगी, एफ बी बाय एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो मीडियम में फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो वैक्यूम के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जब हम चार्जेस को किसी मीडियम में रखेंगे तो वो जो फोर्स होगा बिटवीन चार्जेस वो क्या होगा, वो वैक्यूम से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, एप्सिलॉन आर नॉट, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि जो वाटर है, वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 80 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो चार्जेस के बीच में एयर में फोर्स लग रहा है कुछ भी,
लेट्स से एफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वाटर फिल कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वाटर फिल कर देता हूँ, तब जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F/A। मतलब जितना भी फोर्स वैक्यूम में लग रहा था, एयर में लग रहा था, फिर स्पेस में लग रहा था, दो चार्जेस के बीच में, और वाटर में कितना लगेगा, उसका 80 टाइम्स कम हो जाएगा। लेट से यहाँ पर अगर 160 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो वाटर में कितना फोर्स लगेगा, वाटर में जो फोर्स होगा वो 2 न्यूटन का हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो 2 न्यूटन का हो जाएगा। अब साहब ये फोर्स कम क्यों हो रहा है, इस चीज़ को आप समझ भी सकते हो कि वाटर में रखने पर फोर्स कम क्यों हो गया। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई मान लो ये हमने एक चार्ज लिया, जैसे कि हम बार बार ले रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, है ना, ये चार्ज है अपना पॉजिटिव चार्ज है Q1, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया भाई, वाटर फिल कर दिया। जब हम यहाँ पर वाटर फिल कर देंगे तो अब क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे वाटर का फॉर्मूला जानते हो आप, H2O होता है ना, H2O है, तो यहाँ पर क्या होता है, O के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मतलब इस वाटर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज Q1 के चारों तरफ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारा इसको घेर लेगा। उसी तरीके से इसके चारों तरफ भी क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसको चारों तरफ से घेर लेगा। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये दोनों चार्जेस हमने वाटर में रखे, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स ये Q2 इन नेगेटिव चार्ज पर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिकतर क्या रहेंगे, इसके राइट साइड पर रहेंगे, है ना, किधर रहेंगे, राइट साइड पर। सेम इसी तरीके से इस Q2 के चारों तरफ अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर ये चार्ज Q1 नहीं होता, तो क्या होते, ये इक्वल रहते, चारों तरफ सिमेट्रिक फिगर बनाते, है ना, बिल्कुल बराबर बराबर घेर लेते। बट क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और हल्का फुल्का अट्रैक्शन तो ये भी अपनी तरफ रखेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस लेफ्ट साइड पर ज़्यादा अलाइंड रहेगा। तो अब अगर मैं इस Q1 की बात करूँ, इस Q1 को बड़े ध्यान से देखो, है ना, मैं इस Q1 की अगर बात करूँ तो इस Q1 को देखो, इस पर अब फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे से जो फोर्स लगा रहे होंगे, जो कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो लग रहा होगा। और दूसरा फोर्स कहाँ से आया, दूसरा फोर्स ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी तो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर मैं Q1 चार्ज की बात करूं तो एक Q2 की वजह से Q1 पर रिपल्शन F12, क्लियर है बात, ठीक है। दूसरा ये जो चार्ज आया है, ये जो फोर्स आया है, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जो ये चार्ज वाटर की वजह से इसके चारों तरफ आए हैं, इंड्यूस हुए हैं, उनकी वजह से फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स पूछता हूँ कि नेट फोर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि साफ F12 एक फोर्स लग रहा है और इंड्यूस चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस किसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, F12 में से। तो देखो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स रिड्यूस हो जाता है। जब दो चार्जेस को वैक्यूम से उठाकर किसी मीडियम में रखा जाता है तो वो फोर्स रिड्यूस हो जाता है, और कितना रिड्यूस हो जाता है, एप्सिलॉन R फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। आ रही है बात समझ में या नहीं। तो मतलब इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाय R²। क्लियर है बात, तो समझ में आ रही मेरी बात। क्यों फोर्स डिक्रीज होता है जब किसी मीडियम में चार्जेस को रखा जाता है, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं, उनकी वजह से ही फोर्स लगता है, और जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें, है ना। अब ये हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने फोर्स देख लिया कि जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हों तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R²।
है ना, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है जी। अगर मीडियम में फोर्स लिखना है तो मीडियम में फोर्स लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। या फिर इसको लिख सकते हैं हम Fm=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जहाँ पर एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। या फिर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो मीडियम में फोर्स होगा वो वैक्यूम से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये सब बातें हमने कर ली। तो अगर सिर्फ स्केलर फॉर्म लिखनी है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बट अब हम बात कर लेते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। तो हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। भाई फोर्स तो वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख भी सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है जी। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, ये दूसरे चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। क्लियर है बात? ठीक है भाई। एक प्लेन में ये जो चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, ये दूसरे चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। दोनों को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब ये जो Q1 है इस पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, इसको क्या लिख देंगे हम F21 वेक्टर। ये जो चार्ज Q2 है Q1 पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो इसको हम क्या लिख देंगे F12 वेक्टर। ठीक है जी। F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। F21 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड F12 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है जी। अब मैं फोर्स किसकी वजह से देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ ड्यू टू 1 ऑन 2। ठीक है। मैं कौन सा फोर्स निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ F21 वेक्टर। F21 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चार्ज 1 की वजह से चार्ज 2 पर फोर्स हम निकाल रहे हैं। आप जानते हैं अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए एंड हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो अगर मैं F21 वेक्टर लिख रहा हूं तो मैं F21 का मैग्नीट्यूड लूंगा और इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लूंगा, है ना। इसके डायरेक्शन का क्या लूंगा, यूनिट वेक्टर लूंगा। ठीक है जी। तो F21 आपको मालूम है, F21 कितना लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। मान लो ये इनके बीच का जो वेक्टर है वो कितना हो गया R वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया R² और यहाँ पर R कैप मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आपको मालूम है कि भाई अगर मुझे ए कैप लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अगर मुझे आर कैप लिखना है तो आर कैप क्या लिखूंगा मैं, आर कैप मैं लिखूंगा आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मोड यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन में इसको लिख सकते हैं हम आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मोड। तो ये जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है इसको क्या लिख रहे हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर वेक्टर, ये कितने हो जाएगा पावर 3 और ये आर वेक्टर। क्लियर है? तो इस तरीके से लिखेंगे अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। सिंपल समझो, देखो। अच्छा, ये जो आर वेक्टर है इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर जो आर वेक्टर है अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ओ है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं ओ ए बी ट्राइंगल बनाता हूँ, ओ ए बी, तो ओ बी ये R1 वेक्टर हो गया, ये R वेक्टर हो गया और ये R2 वेक्टर। देखो R1 वेक्टर और R वेक्टर सेम ऑर्डर में है और जो R2 वेक्टर वो अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे R1 वेक्टर
प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू आर टू वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर का जो वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो यहाँ पर आर वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का Q इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बन जाएगा अपना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो सिंपल याद रखो, कैसे निकालेंगे हम, कैसे लिखेंगे सही वेक्टर फॉर्म, करेक्ट वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है। जैसे मैं फोर्स निकाल रहा था 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, सारा खेल है इन दोनों का। पहली बात तो वेक्टर फॉर्म में पावर 3 आएगी, क्यों आ रही है वो तुम देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये कंफ्यूजन रहेगा कि R2 माइनस R1 लिखूँ कि R1 माइनस R2 लिखूँ। सिंपल याद रखो, जिस चार्ज पर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, जिस चार्ज पर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, जिसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखेंगे। R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर हो गया Q2 का पोजीशन वेक्टर, जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछा था कभी F12 वेक्टर लिखकर दिखाओ, करेक्ट फॉर्म लिखकर दिखाओ, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/4πε0, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। और क्या याद रखना है यहाँ पर एक और छोटी सी बात, कि यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर जब हम स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पर हमें साइन से मतलब नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव है तब भी हम पॉजिटिव पुट करते हैं। बट जब वेक्टर फॉर्म में पुट करोगे तब Q1 एंड Q2 विद साइन पुट किए जाएंगे, Q1 एंड Q2 विद साइन पुट करेंगे, इनका वैल्यू जो है वो विद साइन रखा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से इनके प्रोडक्ट से आप पता कर सकते हो कि फोर्स पॉजिटिव रिपल्सिव होगा या अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आया तो जो फोर्स होगा वो रिपल्शन होगा, और यदि ये जो प्रोडक्ट है इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0 होता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसा फोर्स होगा, ये होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सारी बात हुई अपनी किसकी, ये सारी बात होगी अपनी वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो अभी तक हमने सिर्फ फोर्स के बारे में बात करा कि फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा वो हमने देख लिया, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखनी है वो हमने देख लिया, अट्रैक्शन कहाँ पर होगा वो हमने देख लिया, रिपल्शन कहाँ पर होगा वो हमने देख लिया, वैक्यूम में क्या होगा वो हमने देख लिया, मीडियम में क्या होगा वो हमने देख लिया, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी टर्म्स हमने अभी तक जान ली। क्लियर है भाई। अब इसके आगे हम इसके कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें बट पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कूलॉम्स लॉ से याद रखेंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखेंगे। जैसे सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलॉम्बिक फोर्स है ये किन पर काम करता है, पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। इट इज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये जो कूलॉम्स लॉ है इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल रहे हैं ये किन के लिए निकाल रहे हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल रहे हैं। अब पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, पॉइंट चार्जेस से हमारा मतलब ये है कि इफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज very large as compare to their sizes। ठीक है, कि जो हम चार्ज बॉडी ले रहे हैं
उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दियर साइज, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। सिंपल सी बात समझोगे भाई, मैंने एक स्फीयर बना लिया मान लो, ठीक है, और दूसरा स्फीयर मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो अब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दियर साइजेस, है ना, इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज, इनको हम क्या मान लेंगे, इनको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कूलॉम्स लॉ है ये किन के लिए होता है, जब चार्ज रेस्ट में हो उनके लिए होता है ना। ये कहाँ अप्लाई होगा, व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट, चार्ज रेस्ट में होंगे उनके लिए ये होता है। उसके अलावा ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। क्यों बोल रहे हैं हम सेंट्रल फोर्स, बिकॉज इट acts along the line joining two charges, दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन का लॉन्ग ही तो लग रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये दो चार्ज बनाता हूँ, अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूँ तो ये रिपेल कर रहे हैं, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेता हूँ तो इधर फोर्स लगाएंगे, बट ये जो दोनों फोर्स हैं वो एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, तो इसलिए कैसे फोर्स हो गए, ये सेंट्रल फोर्स हो गए, बिकॉज इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। चौथी चीज, ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज their work done do not depend on path। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और साथ ही साथ या फिर क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क कितना होता है, 0 होता है। एंड वर्क डन इज 0 फॉर क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क क्या होता है, वर्क 0 होता है। क्लियर है बात। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स जो है, ये बॉडी 1 ले रहा हूँ, ये बॉडी 2 ले रहा हूँ, ये फोर्स लगा F2 पर 1 की वजह से, ये फोर्स लग रहा है F1 पर 2 की वजह से। इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो ये क्या बना रहे, एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे। एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे, इसका मतलब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स forms action reaction pair। ये क्या करता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। क्यों बना रहा है, फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड acting on different bodies in opposite directions, अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो इसलिए ये क्या बना रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है।
तो ये जो कुलॉम्स लॉ है ये किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई बात? और देखो और देखो और देखो, अभी ज़रूरी बातें और बची हुई है थोड़ी सी देर कि भाई अगला पॉइंट। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना ज़रूरी। अभी हमने क्या बात करी थी कि भाई एक तो चार्जेस मैंने रखे हुए हैं वैक्यूम, ठीक है, Q1 Q, एक ये मैंने रख दी थी मीडियम में, किसी भी मीडियम में, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए थे, मीडियम में फोर्स कम होगा एज कम्पेयर टू वैक्यूम, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मीडियम में Q1 और Q2 के बीच का जो अपना इंटरेक्शन है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या देखा था? अभी हमने बताया था ना कि जो नेट फोर्स होगा वो कैसे लिखोगे आप? नेट फोर्स जो होगा वो लिखोगे आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 माइनस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। मतलब कहने का क्या है कि 1 पर 2 उतना ही फोर्स लगा रहा था अभी भी जितना वो वैक्यूम में लगा रहा था, जितना वो वैक्यूम में लगा रहा था फोर्स उतना ही अब भी लगा रहा है, बट इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फोर्स कम हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे इन एनी मीडियम force on individual charges do not affect but net force on the charge will decrease। इस बात को समझें आप, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने चार्ज रखे थे मीडियम में कि भाई ये मैंने चार्ज Q1 रखा था, ये Q2 रखा था, तो यहाँ पर क्या आ गए थे? नेगेटिव चार्ज ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था और नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड पर ज़्यादा अलाइन हो रहा था क्योंकि Q2 की वजह से कुछ अट्रैक्शन लगेगा। तो इस Q1 पर जब मैंने देखा तो Q1 पर 2 फोर्स है, Q1 पर फोर्स आया 1 पर 2 की वजह से और इधर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए थे ना इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इस Q1 को खींचने की कोशिश कर रहे, तो इधर लग रहा है इंड्यूस चार्ज की वजह से फोर्स। अभी जो F12 है ये तो वही है जो वैक्यूम में था, तो F12 यानी 1 पर 2 की वजह से फोर्स पहले भी वही था अब भी वही है, बट 1 पर एक और चार्ज लगा, फोर्स लगा इंड्यूस चार्जेस की वजह से, जिसकी वजह से 1 पर जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाता है। बट अगर मैं पूछता हूँ 1 पर 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता। 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज नहीं मीडियम में, बट नेट फोर्स 1 पर या 2 पर वो चेंज हो जाता है क्योंकि इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं उसकी वजह से। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, नहीं आई है तो दोबारा देखिए, नहीं आई होगी तो फिर बता दीजिएगा, एक आध छोटा मोटा शॉर्ट्स रील वगैरह बनाकर समझा देंगे। क्लियर है बात? उसके बाद ये कुछ ज़रूरी बातें हो गई, कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड। अब चलते चलते फटाफट, अच्छा एक आध चीज़ और लिख लो, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक ऐसा फोर्स होता है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, मतलब क्या बोले कि भाई 10⁻⁻15 मीटर से लेकर ऑलमोस्ट 10⁻18 मीटर तक ये रहते हैं। 10⁻15 से मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर फिर न्यूक्लियर फोर्स वगैरह एग्जिस्ट करने लगता है ना, तो उससे कम ये फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में करते हैं। क्लियर बात? तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड। अब फटाफट 5 मिनट और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का हम कंपैरिजन देख लेते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज और देख लेते हैं। क्या देखना है हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इनके बीच का कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो
आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इक्वल टू K(Q1Q2/r²। आप ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू G(M1M2/r²। ठीक है जी। तो पहली बात, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब दोनों ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब दोनों ही फोर्सेस चार्जेस के या फिर मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of directly proportional to product of charges और masses के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा क्या सिमिलैरिटीज़ है? उसके अलावा हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही कैसे फोर्स हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, दोनों ही कैसे फोर्सेस होते हैं? दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। क्लियर है बात? उसके अलावा अगर हम बात करें और सिमिलैरिटीज़ की कि भाई दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों ही कैसे एक्ट करते हैं? दोनों ही अलोंग द लाइन एक्ट करते हैं। कि भाई अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स में बात करते थे, अगर ये दो मासेस हैं M1 एंड M2, तो जो फोर्स लगता है इनके लाइन ज्वाइनिंग के अलग लगता है। तो दोनों ही कैसे हैं? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, और साथ ही दोनों ही कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स ऑल्सो। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही सेंट्रल फोर्स है और दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। दोनों ही अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज लगते हैं, और दोनों में ही वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और लास्ट पॉइंट कि दोनों ही वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। बोथ कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, दोनों ही वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर बात? ये तो होगी इनकी सिमिलरिटी, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनमें, वो क्या डिफरेंस है? दो चार डिफरेंस है छोटे मोटे से। सबसे पहला डिफरेंस आपको मालूम ही, अगर मैं चार्जेस के बीच में बात करता हूं तो आप बोलते हो कि वहां पर रिपल्शन भी है, वहां पर अट्रैक्शन भी होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव और attractive, but gravitational force is only attractive in nature। ये कैसा होता है? ये सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर हमने देखा था K का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता है, बट ये जो G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये चेंज होता ही नहीं, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पर K का वैल्यू चेंज होते रहता है विद मीडियम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स, GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, बट ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, ये मीडियम के साथ वेरी नहीं करता। क्लियर है जी बात? तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए किस किस में? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है साहब? तो ये था हमारा क्या बात करें, कूलॉम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। सारी चीज़ें हमने देखी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। अगर कुछ भी रह गया, एक छोटी चीज़ रह गई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।